नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके नई एक्सरसाइज की, यानी आज हम बात करेंगे दूसरी प्रश्नावली आपकी। जो प्रश्नावली दूसरी है उसके बारे में, जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो इस प्रश्नावली को देखो, है छोटी सी प्रश्नावली और देखने में बहुत इजी सी है, लेकिन ये आपको समझने के लिए, अगर आपको इसको ढंग से समझना है तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आपको ये छोटी सी भी चीज यहाँ पर छूट गई तो फिर आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप इस प्रश्नावली को ढंग से समझना है, अच्छी तरह समझना है, तो पहले इसकी बेसिक जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये बेसिक जानकारी बहुत छोटी क्लास की है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आप इस प्रश्नावली को समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस प्रश्नावली को बहुत ध्यान से करना है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लगती है और ये राजस्थान बोर्ड में भी लगती है। तो देखो क्या है इसके बारे में, पहले अपने इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। जो प्राकृत संख्या है वो क्या होती है। जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है, देखो संख्या कहां से स्टार्ट होती है। प्रकृति में संख्या जहां से आई थी, 1 हो गया, 2, 3, ऐसे करके करके कहां तक चलती है, अनंत तक। ये कौन सा साइन है, अनंत का। ये होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको अपन कहते हैं प्राकृत संख्या। एक होती है पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण अंक वाली संख्या। देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें सभी अंकों, पूर्ण का मतलब क्या होता है, यानी पूरे रूप से जिसमें सभी अंक हो, वो क्या होती है। देखो ये माइनस में भी होती है। ठीक है, जैसे हो गया -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से ये अनंत तक चलती है। माइनस प्लस में भी और अनंत तक चलती है माइनस में भी, यानी माइनस और प्लस दोनों में क्या होती है, अनंत तक होती है। यानी वो संख्याएं जो माइनस और प्लस दोनों में होती है वो क्या है, पूर्णांक संख्या। ध्यान देंगे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पूर्णांक संख्या। इसके बाद में अपने क्या है, संख्याओं को दो रूप से बांटा गया है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये भी जो संख्याएं होती है उसको इस तरह से बांटा गया है, एक को कहते हैं सम और एक होता है विषम। एक तो हो गया सम संख्या और एक हो गया विषम संख्या। आप देखो ये सम क्या होता है, सम वो अंक होते हैं जिसमें क्या कहते हैं परिणाम भाषा में, जिसमें क्या होता है 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या जिसके इकाई का अंक क्या हो, यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो। ठीक है, यानी जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, यानी 2 से पूर्णतया विभाजित। ठीक है, अब देखो 2 से पूर्णतया विभाजित हो गया। जैसे अपन कोई भी संख्या लिखे, जैसे मैंने उदाहरण के लिए ले लिया 10, 10 में 2 का भाग जाता है, जैसे ले लिया 124, 1024, तो इसमें भी क्या है, 2 का पूरा भाग जाता है, तो ये सम संख्या है। अब सम संख्या को लिखने का तरीका होता है, अगर कोई भी संख्या है अपने पास, कोई भी संख्या है, उसको सम संख्या से गुणा करा देते हैं तो अपने पास सम संख्या ही आती है। जैसे मान लो 6 को मैंने x से गुणा किया तो ये सम संख्या है। ये क्या है, किसी भी संख्या को 6 से, अब देखो मान लो x की जगह आप कुछ भी मान रख देते हैं, मान लिया x बराबर 1 रखो, तो 6 को 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6, तो ये एक सम संख्या है। मान लो 6 को अपन गुणा करते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 7 से गुणा करते हैं तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42, तो ये भी एक क्या है, सम संख्या। यानी आप ध्यान रखें, किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो कौन सी आती है, सम संख्या ही आती है। विषम संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं, पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। ठीक है, जैसे अपन इसको ले सकते हैं, जैसे हो गया 7, कौन सी संख्या होगी, 7, 111, इसमें देखो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर आपको सीधा चेक करना है तो लास्ट वाला अंक देख ले, सिर्फ ये जो लास्ट में, इसी को ही देख ले। अगर ये अंक इसमें लास्ट वाले में 2 का पूरा भाग जा रहा है तो उसमें संख्या में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। अब इसको लिखने का देखो अपन क्या लिखें, अगर मान लो मैंने लिख दिया 2x, तो ये तो सम है, इसको गुणा कर दिया। अब 2x + 1 लिख दिया, सम संख्या की गुणा के साथ आपने कोई विषम अंक जोड़ दिया तो ये हमेशा और हमेशा विषम संख्या है। ये आप कुछ भी लेके रख लो, यहाँ पे ये विषम संख्या ही रहेगी। देखो किस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अगर मान लो x बराबर आप रखते हैं यहाँ पे
x बराबर मान लो 1 लेते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा 2 × 1 + 1, यानी 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये एक विषम संख्या है। मान लो x बराबर ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 1 5। तो ये हमेशा आप इस तरह से लिखते हैं, वो होती है विषम संख्या। एक भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया, जैसे लिख दिया 5x, सॉरी यहां पर आपको सम अंक ही रखना है, जैसे लिख लिया 6x + 3, तो ये भी क्या है विषम अंक है। लास्ट में पीछे देखना है सम संख्या से गुणा होनी चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए विषम अंक, तो ये विषम संख्या होगी। ये हमेशा और हमेशा ये लिखने का भी तरीका यही होता है। सम संख्या को ऐसे लिखते हैं, सम संख्या को क्या है ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो सम संख्या हो, सम अंक से गुणा कर दो। अगर आप सम अंक से गुणा करके उसमें विषम संख्या जोड़ देते हैं तो उसका उत्तर भी क्या आएगा विषम संख्या ही आएगा। उसके बाद संख्याओं को देखो एक और प्रकार से बांटा हुआ है, ये सारी की सारी इस प्रश्नावली में काम आएगी एक्सरसाइज में, इसीलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखो एक होती है परिमेय संख्या, ठीक है, और एक होती है अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है परिमेय और अपरिमेय। देखो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सके, क्या है इसके रूप में लिख सके, और जहां q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी भट्टे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो अपन उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी अंक है, जैसे 0 लिख दिया ये भी, क्योंकि जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 होता है। जैसे -5 तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। जैसे लिख दिया 3/2 तो ये तो बट्टे में आएगा, तो ये तो है परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो मान लो अगर आ जाए 3/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बट्टे में देखो 0 आ गया, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये तो होती है परिमेय संख्या। देखो सिंपल सी परिभाषा है परिमेय वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, और जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। अब देखो जिस अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, बिल्कुल इसका उल्टा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सके, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सके वो क्या होती है अपरिमेय संख्या। जिससे अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। जैसे देखो आप इस ध्यान से समझना, इसके ऊपर पूरी प्रश्नावली आपकी एक प्रश्नावली पूरी अपरिमेय संख्या पर है, आपको सिद्ध करना, तो इसको ध्यान से समझना है। तो अपरिमेय वो संख्या होती है, जैसे मान लो आपने लिख दिया √3, ठीक है, √3 का पूरा मान नहीं निकलता, इसको बट्टे में नहीं लिख सकते, तो ये है अपरिमेय संख्या। यानी आप वो सोच लो जो संख्याएं क्या होती है ऐसी संख्याएं जो क्या है √ के अंदर जिसका पूरा मान नहीं निकलता है, वो सभी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या। वो क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसको आपको ध्यान से रखना है कि ये क्या है अपरिमेय संख्या। या फिर कोई संख्या ऐसे चले, एक तो √ वाली सारी संख्या आपको ध्यान रखनी है, दूसरी ध्यान रखनी है जैसे 1.01 001 0001, देखो एक बार 0, दो बार 0, 3 बार 0, ऐसी संख्या, यहाँ एक की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या भी आपकी आ रही हो तो भी वो क्या है अपरिमेय संख्या। या 0.1 ऐसे आ जाए तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। वैसे पाई का मान भी क्या होता है एक अपरिमेय संख्या है, पाई है जो पाई अपन लिखते हैं, वैसे तो इसका मान लिया हुआ है लगभग 22/7 होता है, पूरा 22/7 नहीं होता है। ऐसे आपसे पूछे पाई का मान क्या है तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या है ये 22/7 या 3.14 जो लगभग मान लेते हैं ये क्या है वास्तव में तो अपरिमेय संख्या है। इसका लगभग मान निकाला हुआ है आपका, ये पूरा मान नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां से इस चीजों का ध्यान रखें बहुत ज्यादा, तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखो क्या ध्यान रखना है, एक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, पूर्णांक संख्या वो होती है जो अनंत तक होती है, माइनस में भी और अनंत तक होती है प्लस में भी, बट्टे में नहीं होती, ध्यान रखना ये। उसके बाद आपको सम और विषम, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम। लिखने का तरीका आप ध्यान रखेंगे, सम संख्या को किसी अंक से गुणा करा देते हैं तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, और सम संख्या से किसी अंक की गुणा कराने पर उसके बाद में उसमें विषम अंक जोड़ देते हैं तो विषम संख्या भी आए, विषम संख्या ही आएगी। ये दोनों ही आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, सवाल इसी के ऊपर आएंगे आगे।
ठीक है। उसके बाद संख्याओं को दो और प्रकार से बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सके, अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सके। जो भी बट्टे के रूप में अपन पूरा पूरा लिख सकते हैं वो सारी परिमेय संख्या है, और जिसको बट्टे के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो इतना आपको समझ में आया, फिर थोड़ा सा और आगे समझते हैं, फिर अपन इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन आगे और थोड़ा सा बेसिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अपन देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कैसे लिखते हैं, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ये अपना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को व्यक्त करने का तरीका। देखो इसके अंदर क्या होता है, यहां a बराबर क्या होता है, जैसे अपन भाग में लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये ही इसको लिखा हुआ है, यानी a बराबर कोई भाज्य है, b बराबर भाजक है, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। r बराबर क्या है, यानी आपने क्या किया, जैसे मान लो आपने क्या किया, a में b का भाग दिया, a में b का भाग दिया, तो ये जो है ये भाज्य है और ये भागफल है। जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक, सॉरी ये भाज्य है और ये भाजक। जो यहाँ पे देंगे वो आएगा भागफल, ये भागफल आ गया, और कुछ जो शेषफल बचा वो इसके अंदर जोड़ दिया तो ये r है। कुछ जो शेषफल बचा वो क्या है, r है। ठीक है, जैसे मान लो अपन कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो कोई मैंने संख्या लिखा, ये लिख दिया 10 का भाग दे रहे हैं 54 में, तो भाग कितनी बार जाएगा अपना, 10 का पढ़ा बोलेंगे 5 बार, तो ये आ गया 50, और क्या बचा 4। तो ये हो गया, देखो इसको लिखने का तरीका। तो भाज्य बराबर क्या है यहाँ 54, भाज्य बराबर कितना है 54, भाजक कितना है, यानी भाजक यानी भाग किसका दिया 10 का, भाग किसका दिया 10 का, उसके बाद भागफल 5 और शेषफल कितना है 4। तो ये लिखने का तरीका है यूक्लिड विभाजन तरीके से, ये इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से लिखा है। इसको हल करेंगे तो ये 54 के बराबर आएगा, करके देखते हैं। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, 50 में 4 दोनों 54, तो ये आ गया इसके बराबर। अब यहां से अपने एक बात याद रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो r का मान होता है, ये जो r का मान है वो कहां से, 0 से लगा के, 0 या 0 से लगा के, और कहां तक होता है b तक। अब ये मतलब क्या हुआ, देखो इसको लिखने का क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से देखो, यहां मैं दोबारा लिखता हूं इसको, ये है b और ये है यहां से r का मतलब है शेषफल। जब भी अपन किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल 0 से लगा के और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा। यहां देखो ये चिन्ह का मतलब होता है बराबर भी हो सकता है, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन यहां लाइन नहीं खींची है, मतलब इससे छोटा ही होगा। ये देखो इससे छोटा, यानी अगर यहां बात करें इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए आपका जो, अगर मान लो किसी भी संख्या में अपन 10 का भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में 10 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका शेषफल आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या में भाग देने पर आपका शेषफल इन संख्याओं में से आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता। यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या ही आएगी आपके शेषफल के अंदर। अच्छी तरह दिमाग में रखें, किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, जिसका भाग दे रहे हैं उससे एक संख्या छोटी आती है। ठीक है, ये लिखने का। यहां पर जो a है वो है अपना पूर्णांक संख्या, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये दो पूर्णांक इसके अंदर भाग दिए तो अपने पास ये संख्या है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन से ये बहुत काम आएगी आपके। तो इसको दिमाग में अच्छी तरह रखना है, क्या होता है भाज्य, भाजक और भागफल, किस तरह से इसको व्यक्त करते हैं और r का मान कैसे निकालते हैं, कहां से कहां तक होता है, ये आप अच्छी तरह याद रखें। r का मान कहां से कहां तक होता है ये अच्छी तरह याद रखें, यहां से लगा के b तक। b का मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वहां तक।
तो ये आपका थोड़ा बेसिक था, आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे इसके सवाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं बेसिक के बाद में अपन देखते हैं 2.1 प्रश्नावली के सवाल। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पहले सवाल अच्छी तरह समझना है। सवाल अच्छी तरह समझ में आने के बाद में आप उस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस सवाल को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं सवाल को करना कैसे है। पहले सवाल को समझ लेते हैं फिर देखते हैं। आपको दिया दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको देखो यहां सवाल के अंदर क्या चीज देखनी है। एक तो आपको ये चीज देखनी है कि कौन सी संख्या लेनी है, विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी विषम संख्या। आपको तो विषम संख्या वाला लिखने का तरीका आपको पता है। उसके बाद में उस संख्या का आपको करना क्या है, वर्ग करना है। करना क्या है, वर्ग करना है। ये चीजें आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। ये दोनों ही दिमाग में, एक तो विषम संख्या लेनी है और दूसरा क्या करना है, उसका वर्ग करना है। अगर ये चीजें आपको देखते ही सवाल में पता चल गई, फिर उसके बाद आपको सवाल करना आसान हो जाएगा। अब सवाल में आपको देखो लगभग सारे एक ही जैसे सवाल है। इस तरह का सवाल आता है, आपको ये सिद्ध करना, तो आपको सारे सवाल एक ही तरीके से चलेंगे। देखो किस तरीके से आपको लिखना है इसका, तो देखो आप इस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले लिखना है माना धनात्मक पूर्णांक। माना कोई धनात्मक पूर्णांक आपने मान लिया a। धनात्मक पूर्णांक क्या मानना, a। अब क्या है, अब यहां लेते हैं यूक्लिड विभाजन से। आपको पता है a बराबर क्या होता है, BQ + R। ये देखो यूक्लिड विभाजन लिखने का तरीका होता है, यहां b बराबर आपको मानना है, यानी किस संख्या का भाग देना है वो आपको मानना है। तो देखो 8 लेना है आपको, ये ध्यान में रखना है 8। ठीक है, तो 8 आप या तो 8 ले लो। ठीक है, 8 लेने से क्या होगा, आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसका वर्ग करना है। तो वर्ग देखो, आपको 4 का वर्ग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 16। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 2। तो इससे 8 बन रहा है ना। तो ये देखो आपको क्या लिखना है, यहां पर 8 लेने की बजाय 4 लेंगे तो आपका सवाल छोटा हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा, आपसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे, b बराबर 4 लेंगे। ठीक है, आगे सवाल और करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये 4 क्यों लिया आपको। अब देखो तो r बराबर, अगर b में 4 का भाग दे दे तो आपको पता है शेषफल क्या आ सकता है, 0 1 2 3। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी संख्या में जिस संख्या का भाग देते हैं उससे एक छोटे तक क्या आ सकता है, आपका शेषफल आ सकता है। यानी 0 आ सकता है, 4 का भाग देंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 का भाग दें तो 4 शेषफल कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी संख्या यानी a बराबर आप क्या ले सकते हैं यहां, तो a बराबर हो सकता है, देखो ध्यान से देखेंगे, यहां लेंगे 4m + 0। 4 के साथ m लगाना है और साथ में पहली संख्या, या लिख सकते हैं 4m + 1, फिर 4m + 2 और 4m + 3। तो यहां विषम धनात्मक पूर्णांक, आपको सवाल के अंदर क्या सभी संख्या थोड़ी लेनी है, आपको तो विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। कौन सा लेना है, विषम। तो विषम आपको पता है, जब भी सम संख्या की गुणा करा के विषम संख्या जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या होती है। देखो 4m + 1 ये विषम संख्या बनेगी और ये भी क्या बनेगी, विषम संख्या। तो दो विषम संख्या अपने पास, कौन सी, 4m + 1 तथा 4m + 3। आपको देखो इसने सवाल में सबसे पहले कहा था विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें से आपको विषम संख्या लेनी है। देखो 0 जोड़ते हैं तो सम संख्या बनेगी, 2 जोड़ते हैं तो सम संख्या बनेगी। ठीक है, आपको जैसे बेसिक में समझाया था। तो ये क्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अब आपको आगे वाला चीज ध्यान देना है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो लेंगे जब a बराबर पहली संख्या ले लेते हैं 4m + 1। ध्यान देंगे आपको इसको क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
देखो आपको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर, 4m प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सूत्र लगाना है a प्लस b का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे तो देखो ये सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m a का मान इंटू b। देखो पहले a का स्क्वायर किया तो देखो ये 4m का स्क्वायर इस तरह से होता है, 4m इंटू 4m, दो बार उसी की, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, m को m से गुणा करेंगे तो। अब देखो 2 ये सूत्र का, फिर a का मान क्या है ये 4m और b का मान क्या है 1 प्लस 1 का यानी b का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो अपने पास आएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखो आप यहां से देखेंगे, अब मैंने क्या किया यहां से इस दोनों में से ये पीछे तो 1 आ रहा है, तो सवाल के अंदर भी देखो 8 क्यूब प्लस 1 सिद्ध करना है तो उसको करेंगे। यहां से मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, देखो ये 16m आ रहा है, यहां m आ रहा है, तो मैंने यहां से 8 कॉमन ले लिया, क्योंकि 8 के पढ़े में 16 भी आता है 8, तो यहां क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस m। देखो 16 8 का पढ़ा 2 बार बोलने पर 16 आता है, तो 2m प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद लिख देंगे आप 8 q प्लस 1, जहां मान लिया माना q बराबर, ये जो ब्रैकेट है ये q मानना है आपको, तो 2m स्क्वायर प्लस m, इसको q मानते हैं 2m स्क्वायर प्लस m, यानी इसकी जगह हमने q रख दिया। ये कोई संख्या है, इसको हल करेंगे तो एक पूरी संख्या बनेगी जो अपना है q, यानी पूर्णांक संख्या बनेगी, तो वो पूर्णांक संख्या यहां पे रख दिया, तो ये पहला भाग अपना सिद्ध हो गया। देखो आपको सवाल उसी तरह चलाना है, ये संख्या लेनी है एक बार और एक ये संख्या, दोबारा ये इसी तरह करना है। अब लिखेंगे जब a बराबर क्या हो 4m प्लस 3 हो, पहली संख्या यहां ले ली है, देखो ये रही, दूसरी संख्या यहां ले ले दूसरी बार ये, जब ये हो फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर मैं सीधा सूत्र खोलता हूं, तो 4 का स्क्वायर अभी बताया था 16m स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे 2 इंटू 4m इंटू 3, यानी पहले a का स्क्वायर फिर 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वैसे 3 का स्क्वायर सीधा लिख देते हैं 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखो यहां लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस, यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 और m। यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 9 को क्या लिखना है, वैसे तो उत्तर में पीछे 1 आना चाहिए, यहां 9 आ रहा है, 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 9, तो इस 9 को अपन लिख सकते हैं 8 प्लस 1, 9 को क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1। तो अब इसमें से अपने क्या है, इतने में से कॉमन लेना है 8, कॉमन क्या लेना है, जो उत्तर के अंदर आता है वही कॉमन लेना है अपने को। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो यहां से यहां तक मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा यहां पर 2m स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 3m, 8 का पढ़ा 3 बार बोलने पर 24 आता है, प्लस 8 का पढ़ा एक बार और ये प्लस 1। फिर आपको ब्रैकेट का क्या मानना है, q मानना है, तो ब्रैकेट को q मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8q प्लस 1, ये भी 8q प्लस 1, जहां माना 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर q। तो ये आपका सवाल पूरा सिद्ध हो गया। देखो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी थी, सबसे पहले तो आपको ये सवाल सारे इसी तरह चलेंगे, सवाल आपको मैं बता देता हूं, इस तरह के सारे सवाल है वो इसी तरीके से चलेंगे। आपको सबसे पहले ये मानना है, फिर यूक्लिड विभाजन क्या होता है लिखना है, फिर यहां पर b का मान मानना है और b से r के मान निकालने हैं, जो b का मान आपको दिमाग से लगाना है, और फिर r के मान आपको क्या करेंगे, इससे एक कम तक 0 से स्टार्ट करते हुए देखें, देखो यहां 4 था तो 3 तक 0 से स्टार्ट करते हुए,
फिर आपको इसमें से सम और विषम छांटना है, तो यहाँ पर देखो विषम ले लिया तो ये विषम संख्या। अब इस दोनों संख्याओं को आपको वर्ग करके और दोनों सिद्ध करना है, लास्ट में जो ब्रैकेट बचेगा उसका अपने को क्यों मानना है। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है तो आप अच्छी तरह सवाल कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा सवाल, आपको इसको अगर अच्छी तरह समझना है और पेपर में भी आपको अच्छी तरह करना है, तो इसको आप एक बार लिखने के बाद खुद प्रैक्टिस जरूर करेंगे ताकि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर पीछे वाले में आपको कोई डाउट रह गया तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके सारा समझ में आ जाएगा। तो देखो सवाल क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, देखो कौन सी लेनी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का है, सिर्फ सम और विषम नहीं का, इस बार धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी जितनी भी होगी वो लेनी है, ठीक है। और उसका क्या करना है, घन, घन का मतलब होता है क्यूब करना है, जो या तो 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होता है, और जहां क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। तो बहुत ध्यान से करना है, तो आपको सवाल उसी तरह करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, माना धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया a, क्या मान लिया a, यहां मानेंगे b बराबर, देखो आपको क्या लाना है 9, और घन करने पर 9 बढ़ना चाहिए, यानी क्यूब करने पर। तो एक तो आप b बराबर 9 तो ले ही सकते हो, 9 लेंगे तो आपको देखो कितनी बार सवाल कॉल करना पड़ेगा, r बराबर बचेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने शेष पर बचेंगे, यानी इतनी बार आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम और विषम दोनों ही लेना है। इसने कहा नहीं है सम और विषम, तो आपको दोनों ही लेके करने। तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आपको सूत्र लगाना पड़ेगा घन वाला। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर अपन 3 ले लेते हैं r बराबर, तो 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, और 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और जो 9 आ रहा है वो इससे आ जाएगा, यानी अपन क्या ले सकते हैं b की जगह, r की जगह नहीं b की जगह, तो b बराबर अपन ले सकते हैं 3, b बराबर क्या ले सकते हैं 3, तो r बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो 0 1 2 और 3, r तो 3 ही मानोगे, सॉरी 1 और 2, क्योंकि 3 तो लेना नहीं है, 3 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 0 1 और 2, तो इसमें आपको सिर्फ 3 बार ही सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहां 9 बार लगाने से अच्छा है यहाँ पर 3 बार सूत्र लगा के सवाल वही है, ठीक है, क्योंकि अपने 9 आना चाहिए उत्तर में, तो इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये बातें आपने पता चल गई। तो a बराबर क्या हो जाएगा अपनी संख्या, a बराबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, देखो 3 लिया है तो 3m प्लस 0, ठीक है। यहां उत्तर में क्यों लाना है, तो एक बार यहां m मान लेते हैं, दूसरा हो गया 3m प्लस 1, और तीसरा होगा 3m प्लस 2, ये 3 संख्या अपने पास आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, परसेंट के हिसाब से देखो क्या करना है, इन संख्याओं का संख्या के आगे लिखा होता है घन करना है, यानी क्यूब करना है, ठीक है। तो क्यूब के लिए सबसे पहले लेते हैं, जब पहला ले लेते हैं यहाँ पे a बराबर 3m प्लस 0, या सिर्फ 3m लिख सकते हैं, 3m प्लस 0 लिखो या 3m। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने का मतलब होता है इधर भी अपन क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, ठीक है। तो a का क्यूब तो ये हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, और m का क्यूब, इसके ऊपर क्यूब लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसे है, देखो 3m का क्यूब करना है, तो 3m इंटू 3m इंटू 3m, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया तो 27, और m क्या हो गया m क्यूब, तो ये। अब देखो इसको 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 3m क्यूब, 27 को क्या 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, ऐसा क्यों लिखा, अब वो लिख देंगे a क्यूब बराबर, यहां लिख देंगे 9 और यहां पर लिख देंगे क्यूब, क्यों, जहां मान लिया q बराबर 3m क्यूब, ये अपने यहां पर मान लिया। आप सवाल में जो भी देखो ये 9 आ रहा है, और इसके साथ में ये जो बच रहा है इसको अपन q मानेंगे, ठीक है। जैसे पीछे वाले सवाल में किया था उसी तरह यहां पे क्या मान लिया, ये q। तो देखो अब लेते हैं दूसरा भाग, दूसरा कौन सा है, जब लेंगे a बराबर, देखो ये हो चुका है अपना, अब ये लेंगे 3m प्लस 1,
दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने का मतलब इधर तो a का क्यूब करेंगे और इधर क्या करेंगे 3m प्लस 1 का 3m प्लस 1 का क्यूब। यहां ध्यान देंगे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस, ध्यान देंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होता है a और b का a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र। देखो क्या होता है a का क्यूब फिर 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर, यहां पर a का स्क्वायर और यहां पर b का स्क्वायर और फिर b का क्यूब। तो आपको यही सूत्र लगाना है, इधर तो a क्यूब ही रहेगा। इधर देखो सबसे पहले a का क्यूब मतलब 3m का क्यूब करना है प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 तो सूत्र का लगा इनटू a स्क्वायर, a का मतलब 3m का स्क्वायर इनटू b का मतलब है 1 और प्लस में है, इसके आगे प्लस में यहां पे ये है 3 इंटू a का मान है 3m इंटू b का स्क्वायर करना है ये और प्लस b का क्यूब। इसको हल करेंगे, ठीक है, तो अपने पास आएगा ये टोटल हल करने पर, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27m क्यूब प्लस ये पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये भी बचाएगा 27 और m स्क्वायर, देखो m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस ये भी हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और m प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का क्यूब क्या होता है 1। यहां पर देखो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको देखो सूत्र को इस सूत्र से खोलो पहले, ठीक है, a का मान ये है और b का मान यहाँ पे ये है, इसमें इस सूत्र का मान रख के ये खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो यहां से अपने को क्या करना है 9 कॉमन लेना है क्योंकि उत्तर में 9 आना चाहिए और पीछे प्लस का 1 है तो वो वैसे का वैसा रहेगा, पीछे वाला 1 वैसे के वैसा ही रखना है क्योंकि उत्तर के अंदर देखो दूसरे में आ रहा है 1, पहला तो आपने ये कर दिया, ये रहा 9 क्यों आना चाहिए 9 क्यों, अब 9 क्यों प्लस 1 तो ये प्लस 1, इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। देखो 9 कॉमन लिया है तो 9 का बड़ा 3 बार बोलने पर 27 आता है तो 3 और m क्यूब का m क्यूब प्लस ये प्लस लगाया, फिर 9 का बड़ा 3 बार बोलने पर 27 तो ये 3 लगाया और m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर प्लस यहां से 9 कॉमन ले लिया तो m बचा और प्लस का ये कैसे कैसे पड़ा, ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 9 क्यूब प्लस 1 और यहां मान लेंगे जहां या लिख दो जहां ये माना है हमने q बराबर ये पूरा ब्रैकेट 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, ये अपने माना है यहाँ पे, तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया। अब ये दूसरा हल हुआ, अभी अभी तक तीसरा और हल करना है। देखो करना यही है कि सूत्र इसी तरह लगा के अपन इसको हल करेंगे। तीसरा भी ये पार्ट लेना है, अब लेंगे तीसरा भाग इसका a बराबर 3m प्लस 2, इसको हल करेंगे तो आपका तीसरे वाला ये बन जाएगा। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सवाल इसी तरह एक ही तरीके से हल करते हैं। तो देखो अब यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कर देते तो इधर तो हो जाएगा a का क्यूब, इधर हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब। सूत्र आपको बताया था अभी वही लगाना है। सबसे पहले a का क्यूब करते हैं, a का क्यूब होता है ये 3m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a का ये रहता है b का स्क्वायर करना है प्लस b का क्यूब। ये सूत्र लगाया जो अपने a प्लस b का होल क्यूब होता है। अब इसको सूत्र को गुणा कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर अभी आपको बताया था 27m क्यूब प्लस इसको गुणा करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 2 से और गुणा करना है तो 27 गुनी होता है 54 और आएगा m स्क्वायर प्लस यहां 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के 9 36 और यहां आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में बचेगा, सॉरी सिर्फ m आएगा प्लस में। देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है 8। इसमें से भी आपको कॉमन तो 9 ही लेना है, कॉमन क्या लेना है 9 और पीछे देखो 8 का 8 वैसे का वैसा छोड़ देना है क्योंकि 8 तो उत्तर के अंदर आ रहा है। देखो तीसरे भाग में 8 आ रहा है उत्तर। अब देखो यहां से कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3m क्यूब
9 का पढ़ा 3 बार बोलने पर 54 कितनी बार आता है 6 बार बोलने पर, तो 6m² प्लस 36 कितनी बार आता है 4 बार, m एक बार, ये रहा m एक बार। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे q, तो ये हो जाएगा 9q प्लस 8, जहां q बराबर 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m। तो इस तरह से आप इस सवालों को करना है ताकि आप इसको आसानी से कर पाओ, कोई सवाल में गलती नहीं। देखो सवाल लिखने में बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि ये सूत्र अपने को 3 बार लगाना पड़ा। वहीं आप b बराबर यहाँ पर अगर 9 ले लेते तो उत्तर तो यही आते तीनों, फिर भी उत्तर यही आते, लेकिन आपको सवाल को भी 9 बार हल करना पड़ता। तो आपको देखो यहाँ पर ये दिमाग लगा कि यहाँ पे क्या लेना है 3 लेना है। गिनती के सवाल है, आपको खुद करेंगे हाथ से तो भी याद रह जाएगा, और फिर r बराबर ये निकालेंगे, फिर इससे संख्या बनानी है। देखो 3 और इसके साथ m लगेगा, फिर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। फिर इस तीनों में क्या है घन का सूत्र लगाना है। सवाल के अंदर क्या हुआ है देखो घन का, तो घन का ही सूत्र लगाना है a प्लस b का क्यूब। पहले में तो देखो 0 है तो सीधा सीधा इसका मतलब नहीं है 3m का क्यूब कर देंगे। दूसरे में और तीसरे में आपको सूत्र लगा के और हल करना है। यहां से कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट होता है उसको हमेशा क्यू मानते हैं। तो ये था आपका दूसरा सवाल, उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपको इस सवाल को अच्छी तरह समझना है तो आप खुद एक बार कॉपी में आप खुद अपने हाथ से करके जरूर देखें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, पेपर में आपको इसको करने में दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।